हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की यूनिट 5 जो रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, या जिसको हम पैन बोलते हैं। ठीक है, पैन जो पैन कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेन इज़ अ 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, पेन क्या है? 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है, अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ाबेट, ठीक है, और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। ठीक है, तो ये एक नंबर होता है इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इशू इसको कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने मिल जाएगा एग्जाम में। टू एवरी पर्सन, ठीक है, हर पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर इशू करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये कैसे काम करता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पे काम करता है। जो पैन कार्ड आपने देखा होगा, हर पर्सन का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। ठीक है, किसी का भी पैन नंबर किसी अदर पैन नंबर से कभी भी मैच नहीं करता है। जैसे आधार कार्ड सबका डिफरेंट और यूनिक होता है, ऐसे ही पैन नंबर भी सभी का डिफरेंट और यूनिक होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसका स्ट्रक्चर आपको ज़रूर बना के आना है एग्जाम में, जो कि 10 डिजिट का होता है। ठीक है, एज इट इज़ आप इसको बना के आ सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ पेन 10 डिजिट का जो होता है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या जब भी आपको पेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बना के आना है। ठीक है, इसमें जो 3 लेटर होते हैं शुरू के, वो एक सीरीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फोर्थ होता है वो यूजुअली पी होता है, मतलब अधिकतर देखा जाता है कि वो पी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेटर होता है जो अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, और फिर उसके आगे के 4 डिजिट जो होते हैं वो सीरियल नंबर होते हैं, और जो लास्ट का जो डिजिट होता है वो एक चेक डिजिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेन, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स द डिपार्टमेंट टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हो वो डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं ट्रैक करने में। ठीक है, कि आपने कहाँ से कितनी इनकम हुई, कहाँ कितना आपने इन्वेस्ट किया, ये सारे ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट को पता चल जाते हैं पेन के थ्रू। इट प्रिवेंट्स टैक्स इवेशन, मतलब कि टैक्स चोरी को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है टैक्स चोरी से, है ना। इट इज़ कंपलसरी फॉर वेरियस फाइनेंशियल डीलिंग्स, और ये कंपलसरी होता है मतलब कई तरह की फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए। आपने देखा होगा, अगर आपको बैंक में चेक बुक भी बनवानी है तो उसके लिए भी आपको मतलब आपके पास पैन कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कई सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं जिनमें पैन नंबर कंपलसरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूज़ क्या है, इसका यूज़ देख लेते हैं। तो यूज़ है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में ये यूज़ होता है। ओपनिंग बैंक अकाउंट को ओपन कराने में भी होता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अब 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा के आप ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आपको पैन का यूज़ होता है। ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो तब भी आपको पैन की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स में आपको, मतलब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में या बॉन्ड्स में, तब भी आपको पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर एप्लीकेबल फॉर TDS TCS पर्पस। ठीक है, तो ये TDS जो होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना, वहाँ पे भी आपको ये एप्लीकेबल होता है। लिंकिंग विद आधार, और ये आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल ऑफ पेन, ये 10 डिजिट का है। जो आगे के 3 है वो सीरीज़ हैं। ठीक है, फोर्थ पी होता है, और जो फिफ्थ है वो आपका अल्फ़ाबेट का एक लेटर होता है, और 4 आगे आपकी डिजिट होती है, जो लास्ट होता है वो आपकी चेक डिजिट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेन नंबर आपका होता है। ये क्वेश्चन हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद से, और असेसमेंट मतलब कि खुद से असेसमेंट करना। ठीक है, मीन्स सेल्फ असेसमेंट मीन्स असेसिंग वंस ओन इनकम, कैलकुलेटिंग टैक्स पेबल, मतलब खुद की इनकम को कैलकुलेट करना, जो उस पर मतलब कि टैक्स कितना पेएबल है, एंड पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और उसमें कितना वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, एंड देन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, और उसके बाद रिटर्न को फाइल करना है ना इनकम की। तो इसी को हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? असेसी हिमसेल्फ कैलकुलेट्स टोटल इनकम एंड टैक्स। ठीक है, असेसी जो होता है वो खुद से ही क्या करता है, जो टोटल इनकम होती है या टैक्स होता है उसको खुद से ही कैलकुलेट करता है। सेकंड है, टैक्स इज पेड इन एडवांस और विद इन ड्यू डेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, टैक्स या तो एडवांस में पे कर दिया जाता है या विद इन ड्यू डेट के अंदर। और रिटर्न इज फर्निश्ड बाय द असेसी, जो भी रिटर्न होता है वो फर्निश्ड किया जाता है असेसी के खुद के द्वारा। ठीक है, नो नीड ऑफ नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसमें डिपार्टमेंट के कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट सेव्स टाइम्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड असेसी। अब ये जो मतलब सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो टाइम को सेव करता है ना, डिपार्टमेंट का भी और असेसी का भी। रिड्यूसेस कॉस्ट, प्रमोट्स वॉलंटरी कॉम्प्लियंस एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, मतलब अगर आप किसी और से करवाओगे तो फिर आपको वहाँ पे उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, पर जब आप खुद से ही असेसमेंट करते हो तो ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है और ट्रांसपेरेंसी लाता है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। ये प्रोसेस जितनी भी इसमें मैंने बनाई है, ये प्रोसेस आपको ज़रूर बना के आना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कॉपी भी जल्दी फिल होगी। ठीक है, आपको कम भी लिखना पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी, टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर पेमेंट किया जाएगा, एडवांस में करना है या बैलेंस पेमेंट करना है, और उसके बाद रिटर्न को फाइल किया जाएगा। ठीक है, यही स्टेप्स इसमें लिखे हैं। कैलकुलेट टोटल इनकम, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, पे टैक्स और फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है,
जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उनको ये फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब कर दिया। तो आपको दोनों तरह से लिखना है, स्टेप्स वाइज भी लिखना है और उसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे ही हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट को बताना है, जिसमें से अभी एक हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं असेसमेंट ये देख लेते हैं। तो एक सेल्फ असेसमेंट होता है जो हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें असेसी हिमसेल्फ कैलकुलेट इनकम, पे टैक्स एंड फाइल रिटर्न, ठीक है। इसमें जो भी होता है कैलकुलेशन, है ना, इनकम का, वो असेसी खुद करता है। समरी असेसमेंट क्या होता है? फॉर केसेस वेयर इनकम इज क्लियरली असर्टेनेबल, ठीक है। जो असर्टेन इनकम होती है उसके लिए समरी असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड है स्क्रूनिटी असेसमेंट, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ रिटर्न, ठीक है। AO कैन कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ, ठीक है। इसके लिए मतलब कि ये डिटेल में एक असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको स्क्रूनिटी असेसमेंट हम कहते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं या प्रूफ होते हैं उनकी नीड हमें लगती है, ठीक है। और फोर्थ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, व्हेन असेसी डज नॉट कॉपरेट और रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल। अगर असेसी कॉपरेट नहीं कर रहा है और रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है फिर, ठीक है। और लास्ट है इनकम स्केपिंग असेसमेंट, व्हेन इनकम हैज स्केप्ड, मतलब कि कुछ इनकम आपने छोड़ दिया है ना असेसमेंट इन अर्लियर ईयर, तो फिर इनकम स्केपिंग असेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 तरह के असेसमेंट के टाइप है, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट है ना, ये आपको अलग से भी पूछ लेंगे, जो कि पूछा भी हुआ है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। डिडक्शन टैक्स एट सोर्स का मतलब होता है वो TDS जो अभी ऊपर हमने देखा था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। मतलब कि सोर्स जो इनकम की जो सोर्स होता है ना, वहीं पे जब टैक्स को काट लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है, उसी को हम TDS या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है ना, डायरेक्ट TDS नहीं लिखा है, ऐसे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऐसा लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हेड सैलरी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, अगर टैक्स जो है वो सोर्स पर डिडक्ट नहीं होता है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं TDS का मतलब। देखो यहाँ पे आंसर TDS से ही बन रहा है, पर ये आपको डिफरेंट तरीके से पूछा था, इसलिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंने बता दिया है। TDS ऑन सैलरी मीन्स टैक्स इज डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉई एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन है कि जो एम्प्लॉयर होता है जब वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है ना, तो सैलरी देते टाइम ही वो क्या कर लेगा, सैलरी में से जो उसको टैक्स वो पे करता है ना, एम्प्लॉय पे करता है, वो पहले ही उसकी सैलरी से काट के गवर्नमेंट को पे कर देगा। कौन? एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जो सोर्स था, सोर्स क्या था? इनकम का सैलरी। अब सैलरी मिलने के टाइम ही या देते टाइम ही एम्प्लॉयर ने उसको उसमें से टैक्स को डिडक्ट कर लिया है ना, इसी को कहते हैं TDS। प्रोविजन इसको किस में बताएं? सेक्शन नंबर 192। तो एप्लीकेबल टू एवरी एम्प्लॉयर, ये सभी एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल है। टैक्स इज डिडक्टेड ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। जो टैक्स होता है वो डिडक्ट होता है, मतलब एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय की टोटल इनकम में से, ठीक है। कंसीडर रिलीफ भी दिया जाता है कुछ, उसके ये सेक्शन बताए हैं ना। डिडक्शन इज डन एवरी मंथ, और जो डिडक्शन होता है वो हर मंथ किया जाता है। TDS इज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। अब जो ये एम्प्लॉयर जो TDS काट लेता है ना, उसको डिपॉजिट कहाँ कराता है? तो वो गवर्नमेंट के पास करा देता है, ठीक है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयर्स की कुछ, जैसे कैलकुलेट टैक्स प्रॉपरली, टैक्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करना, डिडक्ट TDS एज पर स्लैब रेट, जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से TDS को डिडक्ट करना, ठीक है। डिपॉजिट TDS टू गवर्नमेंट विद इन ड्यू डेट, ठीक है। TDS को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना विद इन ड्यू डेट के अंदर, ठीक है। फिर इशू फॉर्म 16 टू एम्प्लॉय, और जो एम्प्लॉय है उसको फॉर्म नंबर 16 इशू करना, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 में क्या होता है? यही आपकी TDS से रिलेटेड ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है, ठीक है। फाइल TDS रिटर्न फॉर्म 24Q, ठीक है। और जो TDS रिटर्न का भी एक फाइल होती है, रिटर्न फाइल होती है, तो वो उसको फाइल करना, ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके नॉन डिडक्शन के? तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 27(1)(c फॉर नॉन डिडक्शन और शॉर्ट डिडक्शन, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल पेमेंट। लीगल एक्शन प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च्ड इन सीरियस केसेस, ठीक है। डिसअलाउंस अमाउंट ऑफ सैलरी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर 40, मतलब ये कुछ कंडीशंस दी हैं कि इनमें डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। नोट टाइमली डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ TDS अवॉइड पेनल्टी एंड इंश्योर्स कॉम्प्लियंस, ठीक है। अगर टाइमली डिडक्शन होता है और डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पेनल्टी वगैरह मतलब कि अवॉइड की जा सकती है। जैसे मान लो कोई टैक्स भरना भूल गया या लेट हो गया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जब TDS पहले से ही मतलब कि टैक्स आपका डिडक्ट हो जाता है तो फिर आपको ये पेनल्टी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। 5th देख लेते हैं, ये वही है, व्हाट इज़ TDS। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है? तो वही डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मीन्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम इन द अकाउंट ऑफ पेई, ठीक है। पेई के अकाउंट में इनकम क्रेडिट करते टाइम ही जब टैक्स को क्या कर लिया जाता है? डिडक्ट कर लिया जाता है उसकी इनकम में से, तो उसी को हम TDS कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मेरी जो सैलरी आती है तो मेरी सैलरी का कुछ पार्ट टैक्स के फॉर्म में जो अगर होता है तो वो मुझे सैलरी देने से पहले ही वो काट लिया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम TDS कहेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू कलेक्ट टैक्स इन एडवांस, है ना, जो टैक्स होता है वो एडवांस में ही कलेक्ट हो जाता है। टू वाइडन द टैक्स बेस, टू सिक्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन लाना। और इस ये क्या करता है, ये टैक्स चोरी को भी बचाता है ना, टैक्स इवेशन को भी बचाता है, क्योंकि जब टैक्स पहले ही आप पे कर दोगे तो फिर आप टैक्स की चोरी कैसे करोगे, है ना, क्योंकि वो आपको इनकम आने से पहले ही वो आपका गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फीचर है कंपलसरी इन नेचर, कंपलसरी है ये, पेमेंट टू गवर्नमेंट को पे किया जाता है। क्रेडिट टू द असेसी को क्रेडिट किया, मतलब कि जो भी पैसा क्रेडिट किया जा रहा है उस टाइम इसको काट लिया जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस, और इससे क्या होता है, टैक्स का कलेक्शन एडवांस में हो जाता है। प्रिस्क्राइब्ड रेट्स एंड पर्सन्स, ठीक है, कुछ रेट्स और पर्सन्स इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं। 10 क्या होता है, जैसे पेन होता है वैसे ही 10 भी होता है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म है 10 का। ये भी 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। अलॉटेड टू डिडक्टर्स, जो डिडक्टर्स होते हैं ये उनको अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे कॉलेज में जो मेरे कॉलेज के ओनर होंगे, डायरेक्टर होंगे, ये उनके पास रहेगा, है ना, ताकि वो TDS को डिडक्ट कर पाएँ, तभी तो वो डिडक्ट कर पाएंगे। ऐसे हर कोई TDS नहीं काट सकता है ना, उसके लिए उसके पास ये 10 होना जरूरी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। नेसेसरी फॉर डिपॉजिट ऑफ TDS, जो TDS आप डिपॉजिट कैसे करोगे गवर्नमेंट को, जब आपके पास ये 10 होगा तब, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसका। तो ब्रिंग्स मोर पर्सनस इनटू टैक्स नेट, ठीक है, मोर पर्सन को ये लेके आता है ना टैक्स को पे करने के लिए। रिड्यूस टैक्स इवेशन, जैसा भी मैंने बताया, टैक्स चोरी को बचाता है। इंश्योरेंस स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू में को एक तरीके से बढ़ाता है, ठीक है। हेल्प्स इन ईजियर ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए भी ईजियर बना देता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि सैलरी है, किस किस से ये डिडक्ट होता है, कहाँ कौन कौन से सोर्स होते हैं ना, तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो गया, FD हो गया, कमीशन ऑन ब्रोकेज हो गया, ठीक है। रेंट हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्रोफेशनल फीस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो गया, डिविडेंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉटरीज, प्राइज विनिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस है ये, इनकम पेड बाय पेयर टू पे, ठीक है। इनकम दी किसको, पेयर ने पेई को, ठीक है। पेयर कौन होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं कौन हो गई, मुझे सैलरी मिलेगी, तो मैं कौन हो गई, पेई, और इस पेमेंट को करने वाला कौन हो गया, पेयर, ठीक है। कॉलेज वाले कौन हो गए, पेयर, और मैं कौन हो गई, पेई, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टैक्स डिडक्टेड इफ एट एप्लीकेबल रेट, ठीक है, फिर टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा एप्लीकेबल रेट पे और डिपॉजिट कर दिया जाएगा किसको, गवर्नमेंट को, विद इन ड्यू डेट, ठीक है। TDS इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टैक्स एट द सोर्स ऑफ इनकम इटसेल्फ, ठीक है, सोर्स पे ही इनकम को कलेक्ट कर लिया जाता है, यही TDS होता है। TDS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट क्या होगा, है ना, टैक्स की। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग एडवांस टैक्स, अब प्रोविजन से बताने हुए। एडवांस टैक्स इज द टैक्स पेड बाय एन असेसी इन एडवांस, ठीक है, जो असेसी ने जो टैक्स है अपना वो एडवांस में पेड कर दिया, उसी को हम एडवांस टैक्स कहेंगे। इन इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द एक्चुअल टोटल इनकम इज असेस्ड, मतलब कि टोटल इनकम अभी असेस्ड नहीं हुई है ना, उसके पहले ही उसने क्या कर दिया, एस्टिमेटेड बेसिस पे इंस्टॉलमेंट में या पूरा ही, है ना, टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो उसी को हम एडवांस टैक्स कहेंगे, ठीक है। हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन लायबल है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, तो एनी असेसी अदर देन अ कंपनी, है ना, कंपनी को छोड़ के कोई भी असेसी होगा। हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑफ ₹10,000 और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसको लायबल कौन होगा एडवांस टैक्स को पे करने के लिए, कोई भी असेसी अदर देन अ कंपनी को छोड़ के। हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑफ ₹10,000, अगर जो 10,000 रुपये तक का इनकम टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, और मोर इन अ फाइनेंशियल, और 10,000 तक या उससे ज़्यादा का अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो लायबल हो जाता है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, प्रोविजन क्या है, कंटेन इन सेक्शन 207 पेबल इन अ 4 इंस्टॉलमेंट, और ये पे कैसे किया जाता है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। एडवांटेजेस देख लो, अवॉइड लमसम पेमेंट को ये अवॉइड करता है, ठीक है। अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट को और पेनल्टी को अवॉइड करता है, ठीक है। हेल्प्स इन बेटर सच कैश प्लानिंग, ठीक है, हेल्प करता है कैश प्लानिंग में। ड्यू डेट्स क्या है इसकी, ये देख लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना 15%, कब, ऑन और बिफोर 15 जून, ठीक है, 15 जून से पहले। सेकंड इंस्टॉलमेंट 45% बिफोर 15 सितंबर। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% बिफोर 15 दिसंबर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100% हो जाएगी बिफोर 15 मार्च, ठीक है। तो ये ऐसे करके 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स की पेमेंट की जाती है। आगे देख लेते हैं फ्लो ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट, है ना, फ्लो कैसे होता है इसका। एस्टिमेटेड इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है और एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। फिर फाइनल एडजस्टमेंट हो जाता है जब भी रिटर्न को फाइल किया जाता है उस टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, एडवांस टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पे एज यू अर्न टैक्स, ठीक है। जैसे ही आपने अर्न किया और तुरंत आपने टैक्स पे कर दिया, है ना, ड्यू डेट के पहले या पूरा साल होने के पहले, तो उसको हम एडवांस टैक्स पेमेंट कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। 7th क्वेश्चन, हाँ, शॉर्ट नोट पूछा है। रिकवरी ऑफ टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिफंड ऑफ टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ज़रूर आएगा आपको। मीनिंग रिकवरी ऑफ टैक्स मीन्स रियलाइजेशन ऑफ टैक्स
ड्यू फ्रॉम एन असेसी विच इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, रिकवरी का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम एन असेसी विच इज पेबल अंडर द इनकम, मतलब कि जो पेबल थी अमाउंट और वो पे नहीं हुई है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, मेथड क्या होती है रिकवरी की, एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिफंड, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ सैलरी, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेथड होती है। फिर आगे रोल ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, टैक्स रिकवरी ऑफिसर का रोल क्या होता है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ही रिकवर्स द टैक्स अरियर, वो क्या करेगा, रिकवर करेगा टैक्स अरियर को, है ना। ही कैन अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है। ही इशूज़ डिमांड नोटिस टू डिफॉल्टर, है ना, अगर आप डिफ़ॉल्ट होती है आपकी, जो आपका टैक्स पेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है ना, डिफ़ॉल्टर अगर होता है तो फिर वो डिमांड करेगा, डिमांड नोटिस को इशू करेगा। ठीक है, ही सबमिट्स रिपोर्ट टू असेसिंग ऑफिसर, और वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट करेगा। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर देख लो, एक मिनट, प्रोसीजर देख लो इसकी। तो ये है ना, डिमांड नोटिस इशू बाय एओ, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर। एओ कौन होगा, एओ का फुल फॉर्म है असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, फिर इफ नॉट पेड, अगर नहीं पे किया है तो मैटर सेंड टू टीआरओ, टीआरओ मतलब कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास फिर ये मैटर जाएगा। ठीक है, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्टेड, और रिकवरी की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर ठीक है, अटैचमेंट ऑफ असेट्स एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, फिर अटैचमेंट किया जाएगा असेट्स का और बैंक अकाउंट का। ठीक है, फिर उसके बाद सेल ऑफ असेट एंड रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, फिर जो असेट्स होंगे उनको बेचा जाएगा और उसके बाद ही टैक्स का क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिकवरी ऑफ टैक्स। अब रिफंड ऑफ टैक्स देख लेते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मीनिंग रिफंड ऑफ टैक्स मीन्स रिटर्न ऑफ एक्सेस टैक्स पेड बाय एन असेसी टू द गवर्नमेंट। मान लो जितना टैक्स पे करना था उससे ज़्यादा का टैक्स पे कर दिया असेसी ने, है ना, तो फिर अब उसका क्या होगा, रिफंड मिलेगा आपको वापस, है ना, उसी को कहते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, इसमें लिखा है रिटर्न ऑफ एक्सेस टैक्स, अगर आपने एक्सेस मतलब कि ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो। ठीक है, सिचुएशन क्या रहेगी इसकी, वेयर रिफंड अराइजेस एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है टैक्स का। ठीक है, या तो आपने TDS TCS मोर देन टैक्स, जितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी उससे ज़्यादा का TDS डिडक्ट हो गया है। ठीक है, रिलीफ अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कुछ रिलीफ दिए जाते हैं वो। ठीक है, अपीलिएट रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इन फेवर ऑफ असेसी, अगर जो अपीलिएट आपने अपील किया और उसका जो मतलब केस का जो वो है आपके फेवर में आ जाता है ना, असेसी के फेवर में, तो भी रिफंड आपको किया जाता है टैक्स का। ठीक है, आगे देख लो रिफंड की प्रोसेस क्या होती है, रिटर्न फाइल की, असेसमेंट किया है, रिफंड का डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो रिटर्न फाइल करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, फिर रिफंड सैंक्शन बाय एओ, सैंक्शन किसके द्वारा किया जाएगा, एओ मतलब कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। फिर रिफंड पेड टू असेसी, और ये पेड किसको कर दिया जाएगा, असेसी को पेड कर दिया जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। इंटरेस्ट ऑन रिफंड, इंटरेस्ट भी दिया जाता है ना, इंटरेस्ट इज पेबल टू द असेसी इफ रिफंड इज नॉट मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब एक टाइम दिया, अगर उस टाइम के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो फिर उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस होते हैं इसके, ये डिफरेंस दिया है रिकवरी और रिफंड में क्या वो होता है ना। तो मीनिंग देख लो, रियलाइजेशन ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम असेसी, अगर कि टैक्स ड्यू हो गया है ना, तो उसका जो रियलाइजेशन होगा उसको रिकवरी कहेंगे, और अगर एक्सेस टैक्स पे कर दिया है और तो उसका जो हमें मतलब कि वापस जो हमें मिलेगा है ना, उसको हम रिफंड कहेंगे, रिटर्न जो वापस रिटर्न हमें मिलेगा उसको हम रिफंड कह देंगे। ठीक है, इनिशिएटेड बाय टैक्स डिपार्टमेंट, और ये कौन करता है इनिशिएट, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, नेचर ये कंपलसरी फॉर डिफॉल्टर, अगर डिफॉल्टर हुआ है आपका तो ये आपकी रिकवरी कंपलसरी होगी। ठीक है, और जो रिफंड होता है वो राइट होता है असेसी का। ठीक है, ये हमें लेना ही चाहिए। व्हेन टैक्स इज नॉट पेड, ठीक है, अगर टैक्स पे नहीं किया है तो रिकवरी की जाएगी। व्हेन टैक्स इज पेड इन एक्सेस, अगर ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो उसका हमें रिफंड मिलेगा, और ये हमारा राइट है। जब जो हमें मतलब कि जो टैक्स भरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो अगर हमने ज़्यादा टैक्स भर दिया है तो उसका रिफंड लेना हमारा क्या है, राइट हो जाता है, वो हमें लेना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर है अटैच्ड मेथड, क्या होती है, अटैच्ड सेल ऑफ असेट्स है। ठीक है, जो असेट्स होती है उनको बेच के फिर उसकी रिकवरी की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिफंड ऑर्डर एंड पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिले, अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं भरा है ना तो उसका भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सेम अगर आपको जो रिफंड है वो आपको टाइम पे नहीं मिला है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखो बोथ द प्रोसेसेस इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन एंड जस्ट रिटर्न ऑफ टैक्स अंडर द एक्ट, दोनों ही क्या करते हैं, प्रॉपर कलेक्शन और रिटर्न को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अब। हिंदी मीडियम वालों को भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी हिंदी में कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ एन अपील टू द कमिश्नर अपील्स। ठीक है, कमिश्नर के पास अगर आप अपील करते हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन असेसी एक्सीव्ड बाय एनी ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर एओ कैन प्रेफर एन अपील टू द कमिश्नर टू इनकम टैक्स अपील्स। ठीक है, अगर मान लो उसके पास कोई जो असेसी है ना, उसने ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर के पास, तो फिर वो क्या कर सकता है, कैन प्रेफर एन अपील टू द कमिश्नर, तो वो उसको बोल सकता है कि आप कमिश्नर के पास अपील कर दो, है ना।
अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर से कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर आप कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर क्या होती है, फाइलिंग ऑफ अपील की फाइलिंग की जाएगी, ठीक है। विद इन कब की जाएगी, फ्रॉम फाइल्ड विद इन 35 से 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब भी ऑर्डर निकलेगा उसके 30 से 35 दिन के अंदर आपको अपील कर देना है, फाइल करना है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अपील की जाएगी फिर, ठीक है। शुड स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट एंड क्लियरिटी, जिसमें फैक्ट और क्लियरिटी को मतलब कि फैक्ट और उसको मतलब कि क्लियरली दर्शाया जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम मतलब कि एक तरीके से याद दिलाना फिर से, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बाय CIT मतलब कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इशूज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अपील, अब वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट को इशू करेगा। एक्नॉलेजमेंट को हिंदी में कहते हैं आभार व्यक्त करना एक तरीके से, ठीक है। नोटिस टू AO, अब वो नोटिस भेजेंगे किसको, AO को, है ना। AO मतलब कि असेसिंग ऑफिसर को। फिर हियरिंग होगी, है ना। असेसी एंड AO आर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एंड सबमिटिंग एविडेंस, है ना। एविडेंस को सबमिट करना पड़ेगा और हियरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर निकलेगा, तो जो CIT होगा आफ्टर कंसिडरिंग फैक्ट एंड लॉ पासेज आर रीजनड ऑर्डर, ठीक है। अब जो भी फिर उसमें सही साबित होगा उसके उसमें वो ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है। द अपील कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो, अब जो अपील है उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिले इन फाइलिंग कैन बी कंडोन्ड इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन, ठीक है। तो अगर डिले हो रही है ना फाइलिंग में, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि एक रीज़न आपको उसका देना पड़ेगा ना, कारण उसका क्या कॉज है, कारण क्या है, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ CIT कैन अगेन बी अपील्ड टू द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। अब जो ऑर्डर होगा किसका, CIT का, वो उसको मतलब कि दोबारा अगर उनसे भी नहीं हो रहा है सॉल्व तो वो अपील करवा सकते हैं किसके पास, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं कुछ। तो राइट ऑफ अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। ये भी हमारा मतलब कि संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। फिर अपील लाइज ओनली अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर, ठीक है। जो अपील होगी वो मतलब कि दोबारा से अगर आपको फाइल करना है तो जो आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। स्टे ऑफ डिमांड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम CIT, ठीक है। और जो डिमांड होगी, है ना, CIT की, उसके लिए आपको रुकना है, थोड़ा देखना है क्या क्या उन्होंने डिमांड की है ना, उस हिसाब से आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, है ना। पेनल्टी लगाने के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। पेनल्टी इज द सम ऑफ मनी इम्पोज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। पेनल्टी इज इम्पोज्ड फॉर डिफॉल्ट्स और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, पेनल्टी इंपोज की जाती है फॉर डिफॉल्ट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी प्रोविजंस दिए हैं एक्ट में उसके हिसाब से पेनल्टी इंपोज की जाती है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द एक्ट ऑथोराइजिंग पेनल्टी, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया है, ठीक है, ऑथोराइजिंग पेनल्टी के लिए। पेनल्टी इज क्वासी क्रिमिनल इन नेचर एंड नॉट इम्पोज ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको ऑटोमेटिकली इम्पोज नहीं किया जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया गिल्टी माइंड इज नॉट एसेंशियल इन टैक्स पेनल्टीज, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया में बताया है कि जो गिल्टी माइंड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स पेनल्टी दे, है ना, क्योंकि वो लोग तो बचते हैं, वो क्यों टैक्स को, आपने देखा होगा कि अगर वो टैक्स चोरी क्यों करेंगे, है ना। अगर वो चोरी कर रहे हैं तो ये कई मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेनल्टी भी पे नहीं करेंगे, ठीक है। बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इज टू बी गिवन, ठीक है। इम्पोजिंग के पहले जो पेनल्टी होती है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है ऑफ बीइंग हियर टू बी गिवन, मतलब कि हियरिंग होती है उसमें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है ना कि पेनल्टी दे दो आप। पेनल्टी शुड बी रीजनेबल एंड कमेंशरेट विद द डिफॉल्ट, मतलब कि पेनल्टी भी थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जितना टैक्स पे करना है आप उससे ज़्यादा की, देखो ज़्यादा तो होगी पर एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। burden of proof is on the assessee to show that there was reasonable cause for the default in some cases, कुछ केसेस में क्या होता है जो burden of proof is on the वो assessee पे पड़ता है to show that there was reasonable cause for the default, जो default का था वो कारण था वो reasonable था, ठीक है। और penalty is independent of assessment, वो assessment से independent होती है penalty, ठीक है। penalty अलग है और assessment जो income का होता है वो अलग है, ठीक है। even if demand is not sustainable penalty may still be levied, अगर मान लो जो डिमांड की गई वो सस्टेनेबल नहीं है तब भी पेनल्टी आपको लेवी मतलब कि आपसे वसूली जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, पेनल्टी इज टू इंश्योर कॉम्प्लियंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली अगर आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर तो मतलब कि कोई चोरी करने से डरेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि कोई भी चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसकी क्या होती है, सज़ा होती है, उससे जुर्माना लिया जाता है। अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो फिर सभी ज़्यादा क्राइम करेंगे, ठीक है। तो सेम इसलिए पेनल्टी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। कॉमन सिचुएशंस ये बताई हैं इसमें, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सेक्शंस भी दिए हैं, इनको आप पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप चाहो तो लिख के आ सकते हो उसको, है ना, बना के आ सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये हैं प्रिंसिपल्स जो पूछे हैं वो, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 5 का। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा होता है, ठीक है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसका एक डिपार्टमेंट का पार्ट है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स,
ठीक है, CBDT जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है ना, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं, ये हेड होते हैं, हेड ऑफ द रीजन, नॉर्थ रीजन और वेस्ट रीजन, ठीक है, इन सबके एक हेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर होते हैं ऑफ इनकम टैक्स, CC, चीफ कमिश्नर अलग है, ठीक है, CCIT, ठीक है, इंचार्ज ऑफ मेजर जोन्स अंडर द रीजन। देखो ये पूरे रीजन के हेड है और फिर रीजन के अंदर जो कुछ जोन होंगे है ना मेजर, उनके ये हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर आते हैं ऑफ इनकम टैक्स, कंट्रोल सेवरल कमिश्नर्स एंड ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन। जो क्या करते हैं, देखो जो प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं वो ऐसे कई सारे कमिश्नर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT, जो अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे, हेड ऑफ द रेंज ऑफ असेसमेंट एरिया, है ना, ये सिर्फ जो असेसमेंट एरिया होते हैं उस रेंज के हेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जॉइंट कमिश्नर होते हैं, JCIT, है ना, सुपरवाइज एज सेवरल डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, जो किसको सुपरवाइज करते हैं, जो डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनको, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं, ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इंचार्ज ऑफ अ वार्ड सर्कल ऑफ असेसमेंट, एक वार्ड जो होता है या एक सर्कल होता है उसके ये इंचार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर के अंदर भी आते हैं फिर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, फिर आपके टैक्स असिस्टेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना और एज इट इज़ आप इसको बना के आ सकते हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, असेसमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम का असेसमेंट करते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्स करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेंस ऑफ टैक्स लॉ, जो टैक्स का जो लॉ है उसको इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ रिफंड्स, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस और प्रिपरेशंस ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, फंक्शन है, काम है उनके, ठीक है। नोट देख लो, नोट क्या है, द CBDT इशूज सर्कुलर्स इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन टू द ऑफिसर्स। जो CBDT होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देते हैं, किसको, ऑफिसर्स को। द डिपार्टमेंट वर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉलंटरी कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो ये नोट है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब कि बना के आना है आपको एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये आपके उसमें, ठीक है। तो आज ये हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। इसके नोट्स मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों के मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगी। तो आप अच्छे से कल इसका एग्ज़ाम दे के आएँ और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना और आगे आपको नेक्स्ट आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।